अब जो भी मैसेज होगा वो डाउट वाला मैसेज करना, इधर उधर के मैसेज मत करना। शुरू करूँ फिर मैं? चलो शुरू करते हैं गाइस। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था रेंचेस के बारे में। रेंचेस वाला पोर्शन अभी रह गया है, बहुत बाकी रह गया है, उसी को आज भी कंटिन्यू करेंगे। और ये सब चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल एंडेड, डबल एंडेड, क्लोज्ड एंड कॉम्बिनेशन, एडजस्टेबल, मंकी रेंच, अच्छा खासा टाइम इस पर भी स्पेंड किया था। लीवर जॉ रेंच, चेक नट, और टूल पोस्ट रेंच, स्क्वायर बॉक्स रेंच, ये सारी चीज़ें कवर हो गई थी। टी हैंडल टैप रेंच हो गया था, नॉर्मल टैप रेंच हो गया था, एडजस्टेबल टैप रेंच जिसको बोलते हैं। 12 पॉइंट रेंच भी डिस्कस कर लिया था। टी सॉकेट रेंच ये भी डिस्कस कर लिया था, जो कि देखा था कि हम लोगों ने पंचर वाले जो बंदे होते हैं या मैकेनिक्स होते हैं, कार मैकेनिक या फिर बाइक मैकेनिक, वो मोस्टली टी सॉकेट रेंच यूज़ करते हैं। और ऐसी कन्फाइंड स्पेसेस में टी सॉकेट रेंच का यूज़ करना है। सिमिलरली ऑफसेट सॉकेट रेंच का भी वैसे ही यूज़ था। पिन हुक स्पैनर रेंच का सर्कुलर नट्स के लिए यूज़ था। एडजस्टेबल हुक रेंच वो भी पिन हुक स्पैनर रेंच है, बस एडजस्ट हो जाती है अपने हिंज के हिसाब से। नेक्स्ट एडजस्टेबल पिन फेस रेंच, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था ग्राइंडर व्हील को चेंज करने के लिए। स्ट्रैप रेंच ये भी डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, पाइप्स वगैरह या सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए जिसके ऊपर हमें मार्किंग नहीं चाहिए या फिर जिसकी फिनिशिंग हमें बचानी है, उसके लिए स्ट्रैप रेंच यूज़ कर रहे थे। एलन की या एलन रेंच ये भी डिस्कस किया था। हेग्स नट्स के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे रैचेटिंग सॉकेट रेंच के बारे में। डिस्कस करते करते टाइम हो गया था। सो एक काम करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये रेंच आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है एविएशन इंडस्ट्री में, आगे सारे, क्योंकि ये रेंच आपको एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, इसीलिए आपको इसका इन एंड आउट पता होना चाहिए। कैसे इस रेंच को सही करना है, कैसे इस रेंच को डिसअसेंबल करना है, असेंबल करना है, किस तरीके से प्रॉपर यूज़ करना है, कौन से किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो इस रैकेटिंग सॉकेट रेंच को, रैचेटिंग सॉकेट रेंच को हम लोग अच्छे से विथ प्रॉपर वीडियोस डिस्कस करते हैं। सो शुरू करते हैं एक वीडियो के साथ में। पहले बताओ इसको इसकी वर्किंग देखनी है या इसको डिसअसेंबल करना है? फटाफट बोलो, उस हिसाब से हम लोग वीडियो का सीक्वेंस लगाएंगे। पहले इसका मैकेनिज्म देखना है या फिर इसकी वर्किंग देखनी है? वर्किंग, वर्किंग देख लेते हैं। चलो मोस्टली वर्किंग बोल रहे हैं तो वर्किंग देख लेते हैं पहले इसकी। चलो तो देख लेते हैं इसको। शांति। लो तो वर्किंग वाला वीडियो आया। ये लीजिए। Okay, today guys, I'm going to be showing you guys how to use a socket wrench. So, socket wrenches are these things right here. This is a socket wrench, and this is a socket. The socket is pretty much for bolts. So, my finger's a bolt, right? Put it in there, put it on the bolt, and then turn it, right? Turn it, but you have to figure out what size sockets. Like this is, see that's a 13 millimeter. Pretty much is what I'm trying to say here, but I'm going to show you guys the simple basics with socket wrenches. You got, if you want to loosen, use this side right here to loosen. Then if you want to go here, you can go like that to tighten, I think it is. And then some socket wrenches, they have the push on the back, but pretty much what you do is you just push a button right here, and it comes out. But some other ones, you have to pull them off, and I'll show you guys that type in a second. Just so that's how you use these type right here. I like this one. This one's made by Stanley. Pretty much find Stanley in any store really. But so yeah, that's the Stanley socket wrench. This is like the nice, good, brand new kind of type of them. And then this is the older type that has the back here where you have to go like that. Switch sides on it. So I'm not a big fan of that. Same thing, put a socket on, pop it on there like that. But this one, instead of having that button on the back right here, you have to pull it.
I mean, it's kind of hard to pull off, but yeah, I mean, it's pretty simple. You can put some WD-40 on it. You put some WD-40 on it to do some. This is my grandpa's. As you can see, it says his name's always engraved on it. I don't know if you guys can see it, but any tool he owns, his name was engraved to it. I mean, this is a nice. This is you got. You are now unmuted. सो पहले तो इस बच्चे ने सॉकेट चेंज करना दिखाया, उसके अंदर सॉकेट को एंगेज और डिसएंगेज करना दिखाया. मोस्टली जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं रेंचेस वो इस टाइप के हैं जिसमें ये पुश बटन रहेगा, ये वाला पुश बटन रहेगा, और उसके बाद में स्विच रहेगा जो चेंज करेगा डायरेक्शन को, कि नट डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में टाइट होगा या फिर खोलना है आपको, उसके बेसिस पे आप ये स्विच का डायरेक्शन चेंज करोगे. सो ऐसे करके ये मोस्टली रेंचेस यूज़ होते हैं. एंड इसने जो एक रेंच बताया वो पुराना वाला रेंच है, ये वाला रेंच. ये भी देखना ज़रूरी इसलिए क्योंकि कुछ वर्कशॉप्स ऐसी भी हो सकती हैं भाई कि नए वाले रेंचेस नहीं अवेलेबल हो, नए सॉकेट रेंचेस अवेलेबल ना हो, पुराने वाले रेंचेस अवेलेबल हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे उस वाले रेंच से एटलीस्ट काम चलते रहना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए. तो ये वो वाला रेंच है, पुराने वाला रेंच है. इसके अंदर वो पुश वाला बटन नहीं है, सो दैट सॉकेट ईजिली नहीं निकलता. इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगा के सॉकेट को खींचना पड़ता है बाहर की तरफ. अच्छा, पुश बटन वाले में एक थोड़ा सा क्लोज जाएं, क्लोज जाते हैं, 1 मिनट. एक मिनट गाइस. The socket, WD-40 on it. You put some WD-40. I don't know if you guys can. ठीक है, ये वाली पिक्चर देखो ज़रा. इस वाली पिक्चर में देखना, जहाँ पर जहाँ से सॉकेट अटैच होगा वहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा बॉल पोर्शन आपको दिख रहा होगा. ये बॉल ही है उस सॉकेट को अपनी लोकेशन पे या अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखती है, नीचे नहीं गिरने देती है. जब आप ऊपर से पुश बटन दबाते हो तो ये बॉल अंदर की तरफ जाता है, लूज़ हो जाता है, और उस वजह से आपका सॉकेट बाहर आ जाता है. सो आई होप ये समझ में आया होगा सबको. किस किस को ये चीज़ समझ में नहीं आई है. बाकी इसका अभी हम लोग डिसअसेंबली वाला वीडियो देखना स्टार्ट करने वाले हैं. पता चला एटलीस्ट सॉकेट को चेंज करना तो पता चला इसमें से. यूज़ वाला वीडियो भी दिखाता हूँ. डाउट तो नहीं है इसमें, सॉकेट को चेंज करने में कोई डाउट तो नहीं है. सिंपल सॉकेट लो, रैचेट के ऊपर डाल दो, और जब निकालना हो तो पुश कर दो, पुश बटन को पुश कर दो, अपने आप सॉकेट बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं फिर. So welcome to Vortex Garage. You know, in one of our prior videos, we noted that we were working on several features. Here's an example to show you how a ratcheting You are now mechanism muted. works. Let's go ahead and take it apart. So to disassemble this ratchet, we can take a quick look at it and see that we have 3 torque screws that need to come out. And we're going to want to go ahead as we take those out and hold this plate, which may be under spring tension, as well as this piece back here. Let's start by removing the 2 in the back. Next, we'll hold everything together, flip it over, and remove this torque screw. Alright, now with that done, should be able to go ahead and separate this. Remove the plate. And then actually see our ratcheting mechanism inside. Now I'm not going to fully disassemble this, mainly because I want to keep our switch in here.
that washer. And I want to keep these mechanisms in here so we can zoom in and show you how that ratcheting mechanism works. It's actually quite simple. So with our cover removed and zoomed in for a better view, we can now get a better idea of how our ratcheting mechanism functions. Let's take a look at some of the parts. First, we'll see there are two pawls, one marked with an R and one with an L. A pawl is essentially a piece that interfaces with a gear and allows it to slip in one direction and catch in the other. In this case, the pawls each have machined ridges on one end that interface with a machined edge that goes around the circumference of this centerpiece, also known as the anvil. You are now unmuted. अरे एक काम करता हूँ मैं, शायद कुछ बच्चों को समस्या आ जाए अंग्रेजी में, बट इसको ज़रा स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, कोशिश करते हैं इसको समझने की। मेरा कर्सर दिखता है कि सबको कर्सर दिख रहा है? कर्सर सुरेश, कर्सर दिख रहा है क्या? अरे कर्सर में प्रॉब्लम है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको फिर वर्कशॉप में खोल के देख लेंगे, अभी फ़िलहाल ये वीडियो देख लो। चलो फिर You are now muted. On the other end of each pawl, there's a pivot point that rests in the machine area in the main body. We next see springs that rest against the main body and then on the pawl themselves. These springs give tension against these pivot points. In the center, there's a cam attached to the main switch in the back, and that allows us to change the direction of the ratchet. This main centerpiece is also called the anvil. Again, it has ridges machined all the way around its circumference, and they mesh with the pawls. Now that we've seen the parts, we can better understand how the mechanism functions. In this particular case, the ratcheting mechanism is dictated by the position of the pawls, which are governed by the position of the center cam. In this particular case, the position of the cam is allowing the left-hand pawl to mesh with the center anvil. However, the right-hand pawl is pushed off to the side. As we can see, the paws have the pivot point and springs, which allow them to have movement. With the left-hand pawl resting against the main anvil, what will essentially happen is as the mechanism turns to the left, it will catch, therefore allowing us to turn another bolt. If we go the opposite direction, in this case to the right, it'll cause the pawl to slip. It'll bounce against these, thus causing the click. We can go ahead and demonstrate that now. First, we'll try to turn it to the left. As you can see, it rests against the pawl. Turning to the right, however, the mechanism slips, giving us the clicking sound. Now we can go ahead and move the switch on the back, thus changing the position of the cam, and as we'll see, the pawls will shift. The right will then interface with the anvil, and the left will be off to the side. Now everything's loose in there, so don't be surprised if the pawls kind of move out of those pivot points, but we'll try to keep everything together. Go ahead and keep an eye on that cam movement as we move the switch. As you can see, by moving the switch, we've changed the orientation of the pawls. Now the right-hand pawl is interfacing with the anvil, and the left is off to the side. So, if we turn our anvil to the right, it'll catch. To the left, it'll slip. So turning to the right, and then to the left. So as you can see, the simple change of the position of this cam, altering the orientation of these paws, is all it takes to change the direction of the ratchet. Now that we've seen the basic way that the ratcheting mechanism works, we'll go ahead and take it apart the rest of the way so we can check out the individual components. We'll go ahead and be careful not to let the paws pop out. We'll remove the back switch, and we can better see the cam. As you can see, by changing the position of the switch, that moves the cam, which changes the orientation of the paws.
Next, we'll go ahead and remove the center anvil. Taking a look at the anvil, we can see the gear teeth that are cut into it that run along the circumference. Ratchets vary in the number of gear teeth that they have. The more gear teeth, the finer the ratcheting motion. The less, the more coarse. We'll show a demonstration of this in a little bit. Next, we'll go ahead and remove the springs carefully so as not to lose them. And finally, we'll go ahead and take out the paws themselves. Here you can see the teeth that are cut into the end of the paw. Looking in the main body, we can see all the machining marks, as well as the areas in the back in which the pivot areas are cut for the paws. And that's essentially it. Those are pretty much the parts that make up the ratcheting mechanism in a standard hand ratchet. So to give you a quick demonstration of the benefits of having a finer tooth gear set in your ratchet, we've got our 84 tooth half-inch drive gear wrench here, and then of course we're going to use this torque wrench again for demo purposes because it's a lower amount of gear teeth in it. I've gone ahead and put a 3/4 inch drive socket on there, and then we're going to have this bolt here. I'm just going to hand hold it. We're going to go ahead and assume that this is in a very tight spot on a vehicle, and you've got barely an inch of travel on your ratchet before you hit, something. So you can go ahead and get started on this. Say we're trying to go ahead and tighten it. You can go ahead and tighten it that inch, but there's not enough gear teeth to get you another ratchet move on it. So basically, it's just going to free spin here. You're not actually going to move the bolt. So you've got a little bit more clearance. You can take up to that much. I'll move it a little more so this camera can see it, but that much movement just to get one click. So in order to actually make movement tightening this bolt, you have to move the back about 3, almost 4 inches. Let's do the same, but let's move to the gear wrench, which has a finer gear set. Install our socket there. Go ahead and get our bolt ready. Let's assume again we've got that same 1 inch space to work with. As you can hear, we're now making at least 2, sometimes 3 movements, allowing us to go ahead and tighten our bolt even in this short space. Assuming we had the full 3 to 4 inches of our other ratchet where we were only getting 1 click, we'd actually... You are now unmuted. इतना काफ़ी है देखने के लिए। हाँ भाई, क्या क्या है ये समस्या? आकाश को क्या हुआ सर? मेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा है। आकाश, उसके लिए फिर YouTube पे आ जाना पड़ेगा। ये मैंने लिंक सेंड किया वीडियो का। और कौन है? ये क्या लिखा है ये? ध्रुव, क्या लिखा है ये? मुझे समझाओ यार, मुझे समझ में नहीं आया। ध्रुव, हाथ से निकाल सकते हैं? क्या निकालना है हाथ से? डिसअसेंबल करना है? अरे बाबा, थोड़ा बहुत तो प्रोफेशनल बनो ध्रुव बाडोलिया। ध्रुव बाडोलिया, थोड़ा बहुत तो प्रोफेशनल बनो। ये चीज़ें ये चीज़ें निकालनी है तो सेफ्टी के साथ इनको संभाल के रखना भी है ना, ऐसा। इसीलिए उसने वो 2-4 टूल्स का यूज़ किया है। बाकी हाथ से निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकते हो, बट चीज़ें ख़राब मत करना और असेंबल अच्छे से करना।
कोई भी चीज़ वर्कशॉप में खोलते हो, जैसे ये ध्यान रखना इस चीज़ का कि पहली तो आपको पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में क्या है वो, उसको डिसअसेंबल कैसे करना है और असेंबल कैसे करना है, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद में ही उसको डिसअसेंबल करना है और फिर जैसा था वो इंस्ट्रूमेंट वैसा का वैसा एग्जैक्ट वापस से समझने के बाद रख देना है, खुला नहीं छोड़ना उसको। ये सबके लिए है ये, इंक्लूडिंग मी। बाकी अंदर का पोर्शन तो दिखाना सबको, सबने देख तो लिया ना अंदर क्या क्या चीज़ें थी उसके। हाँ, ये स्लाइड पे मैंने स्टॉप किया है। अगर आकाश को पहले ये वीडियो नहीं दिखा होगा तो कोई बात नहीं आकाश, ये अंदर का मैकेनिज्म है, अंदर में क्या क्या चीज़ें लगी हुई है वो यहाँ पे दिख रहा है। ये जो बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है ना आपको, बड़ा सा ब्लैक कलर का राउंड सा जिसके ऊपर गेयर्स बने हुए हैं, कोई बात नहीं आकाश। सो जो बड़ा सा पोर्शन है जिसके ऊपर गेयर बने हुए हैं ब्लैक कलर का, इसको एनविल बोलते हैं। और इसके ऊपर देखना ज़रा, ये स्क्वायर शेप में ऊपर की तरफ में स्क्वायर शेप में एक सॉर्ट ऑफ एक कंपोनेंट निकला हुआ है ये स्क्वायर शेप में। इसके अंदर देखो यहाँ पे ये स्टील का बॉल है एक छोटा सा, ये वाला स्टील का बॉल ही ये वाला स्टील का जो बॉल है यही हमारे सॉकेट को एंगेज करके रखता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो एल और आर लिखा हुआ है इनको पॉज बोलते हैं। पॉज यानी कि वो जो पंजे होते हैं उनको पंजों को पॉज बोलते हैं। सो ये है राइट वाला, लेफ़्ट वाला इधर पे लिखा हुआ है। अगर आपको रोटेट करना है उसके बेसिस पे आप इसको एंगेज करोगे। और अंदर में जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये स्विच का है। सो स्विच को चेंज करोगे उसके बेसिस पे ये पॉज एंगेज होंगे। उसके बेसिस पे जैसे ही आप ये रैचेट को घुमाओगे तो या तो रैचेट टाइट करेगा नट को या फिर लूज़ करेगा। PAWS, हाँ ठीक है। अब बताओ सर, लेफ़्ट पॉज जब डिसएंगेज होगा तब लेफ़्ट डायरेक्शन में नहीं घूमेगा क्या? चिन्मय, इसका तो देखो मैं इसमें से तो देख के बता नहीं सकते हैं, वो तो तभी पता चलेगा जब हम लोग स्विच को एंगेज कर देंगे और रोटेट करके देखेंगे, इससे एनविल को रोटेट करके देखेंगे तभी पता चलेगा उसमें। तो ऐसे पता नहीं चलने वाला यार। अब ये राइट और लेफ़्ट जो कन्वेंशन है उसके बेसिस पे मैं कैसे बता दूं आपको कि हाँ ये लेफ़्ट साइड में नट को रोटेट करेगा या राइट साइड में नट को रोटेट करेगा। क्लियर हुआ ये चिन्मय? वो जब हम स्विच के साथ एंगेज करेंगे तभी पता चलेगा हमें। ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ तो एक और फाइनल वीडियो देखते हैं आज का, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे फिर। वैसे मुझे इसमें समझाना बहुत कुछ था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपको बताने थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस टाइप की क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि जनरल डिस्कशन हम लोग करते ही आते हैं। I'm gonna teach. सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि जो ये वाला रेंच बताने वाला है, ये वाला रेंच भी आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे एवियोनिक्स सेक्शन में। जो भी हमारी एविएशन इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसको बोलते हैं टॉर्क रेंच। और देखते हैं फिर ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है इस वीडियो में। बाद में फिर डिस्कशन करेंगे पहले वाले वीडियो पे और इस वाले वीडियो पे, दोनों पे। You are now muted. Teach you the proper way to use a torque wrench so that you don't over tighten the bolts on your car. Let's get right into it. Welcome back, RevMatch family. If you want to learn the basics of how to work in your car and save money, hit that subscribe button and the notification bell so you'll be notified when I make another video. I got two different torque wrenches here. This one has got a 1/2 inch drive and this one has got a 3/8 inch drive. So the bigger one goes up to a higher torque specification and this one goes up to a lower torque spec. So you can start lower and go a little bit less than the big one. This one starts higher and goes up to a higher number. Why exactly do you need a torque wrench, you might ask? Well, a torque wrench will allow you to set a specific torque value that you can look up in the manufacturer's manual so that you don't end up over-torquing a bolt and breaking it. Hey, let me know if you've ever messed up the torque in your car or you've broken or over-tightened a bolt. Let me know in the comments below. I kind of want to hear these stories.
So this torque wrench goes from 20 pounds-feet up to 140. I want to set it to 87.5 because that's what's listed in my Audi S3. But we don't really need to do that exact a number. This can't go to half pounds-feet. So I'm just going to take this up to 88. So let me show you how to do that. So basically you grip this, and here you grab this end with your other hand, hold it, and you just start twisting it. And let's see. So we're getting up to, all right, that's getting up to 60. I'm going to bring this up to 80 next. You can see now when the 0 is aligned with the 80 here, that means I'm at 80. So all I need to do, just need to bring the numbers up. Sorry, it's a little hard to see, but bring it up to 88, and that's where we are. That's 88 pounds-feet. If I want to bring it up to 90, I just need to bring this line up to the 0, where the 90 is. And now it's at 90. I'm on the 3/8 inch torque wrench right now, and let's say that I want to set it to 43.5 pounds-feet. It's really simple. It's got numbers along the shaft, and it's also got a handle with a dial on it. So all I need to do is the same as the last time. Let's rotate it up to 40, so the 0 line is up with the 40. And there we go, there's 40, and let's bring it up to 43.5, rotate it a little bit more, 2.5, 3.5, there's 43.5. Notice this one is a locking mechanism. You might want to lock it before you start using it. Now it's time to torque the bolts on my cars. First we're going to start with my 2016 Audi, and then we're going to go to my 1989 Nissan 240 SX. They're a little bit different. First, let's talk about extensions. Can you or should you use an extension in your socket? Well, in the case of this Audi, it's actually necessary because the torque wrench won't clear the fender because the socket is not deep enough. Let me show you what I mean. I just put this on here. This handle is touching the paintwork. We can't have that, so I've got to use an extension. It's fine to do that. I'm going to put it in. So all you need is one click to get this done. You go 2 clicks, you've over torqued it. 1 click is all you need. Stop after the 1 click. Put your hand here just to stabilize it. Other hand here. And that's it. You stop. You want to go in a cross pattern. One click. And that's it. Now let's take a quick look at my 1989 Nissan 240 SX. It has a different style of wheel bolt. You can see this wheel bolt has these little splines on it. So for this particular application, I need to use this adapter, which has special splines inside. You probably can't see that, and it fits right over it like that. Now in most cars, you're not necessarily going to have to do this. However, in my 240, I've got these special wheel bolts. I'm just going to put this on. You always start by hand, and I'm just going to get it rolling like that. I've got a 21 millimeter, which happens to work for this application. That's going to fit over here very nicely. So set my torque wrench to 90 pounds. All I'm going to do is I'm going to put it in, listen for that single click, and you're done. That's it. I want to help you guys with some simple things, some basic wrenching, so you can get comfortable working on your own car without spending a ton of money, if that sounds good to you. You are now unmuted. हाँ कोई बात नहीं, आदित्य बता रहा हूँ अभी। देखने में तो मज़ा है ना वीडियो। चलो अभी मैं डिस्कस करते हैं, जनरल डिस्कशन करेंगे और प्रॉपरली तबीयत से डिस्कशन करेंगे इसकी हर एक चीज़ के बारे में। चलो देखते हैं, यहाँ से इस वाले पोर्शन को जूम करता हूँ मैं पहले। ठीक है, अब देखो ज़रा इसको ध्यान से देखो इधर पे। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है जहाँ पे रैचेटिंग मैकेनिज़्म है। ये वाला पोर्शन है जहाँ पे रैचेटिंग मैकेनिज़्म है, इसको बोलते हैं सॉकेट। ये जो स्टील के रखे हुए हैं, ये
और ये अलग अलग टाइप के हैं, सॉकेट बोलते हैं इसको। नीचे की तरफ में देखो ये स्क्वायर शेप की तरह से ओपनिंग है, नीचे की तरफ में ये स्क्वायर ओपनिंग है। ये स्क्वायर ओपनिंग कहाँ जाएगी? इसके ऊपर, इसके ऊपर, यहाँ पर। सो ऐसे करके इसको यहाँ पे लगा दोगे और फिर ये जो ओपनिंग है देखो यहाँ पे काउंट करना कितने इधर पे ग्रूव्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि जो हेक्सागोनल नट होगी यानी कि जो हेक्सागोनल नट होगी वो इसमें परफेक्टली फिट हो जाएगी। तो उसके लिए आप ये वाला सॉकेट यूज़ करोगे जिस नट का या बोल्ट का साइज़ ये होगा। जिस नट या बोल्ट का साइज़ इतना होगा उसके लिए आप ये दूसरा सॉकेट यूज़ करोगे। ऐसे करके मल्टीपल सॉकेट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। इसका पूरा बॉक्स आता है गाइस, इसका पूरा बॉक्स आता है, बड़ा वाला बॉक्स आता है। जैसे कि पिक्चरों में, हॉलीवुड मूवीज़ में या बॉलीवुड मूवीज़ में आपने देखा होगा कि एक ब्लैक कलर का बॉक्स होगा, उसके अंदर स्नाइपर वगैरह रखी होगी, कार्ट्रिजेस रखी रहती है ब्लैक कलर की, ऐसा ये सब। तो वैसा ही ब्लैक कलर का इसका भी बॉक्स आता है एक, जिसमें रैचेट रखे होंगे, 2-3 रैचेट्स होते हैं। ये रैचेट बोलते हैं इसको, ये वाला जो पोर्शन है, मतलब इस वाले कंपोनेंट को रैचेट बोलते हैं। और उसके बाद में ये मल्टीपल ऐसे भर भर के सॉकेट्स होंगे, दुनिया भर के सॉकेट्स होंगे। सो अपने पास भी वर्कशॉप में अवेलेबल है ये। इसीलिए जब भी अपनी वर्कशॉप खुलेगी या जब भी कॉलेज खुलेगा उस टाइम पे हम लोग वर्कशॉप में जाके सारी चीज़ें देखेंगे, एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे अच्छे से प्रॉपरली। अच्छा, तो ये चीज़ तो क्लियर होगी अपने को कि भाई ये मल्टीपल सॉकेट्स आएंगे, अलग अलग टाइप के नट हैं। तो फ़ायदा हो गया ना इसके अंदर, देखो गाइस, फ़ायदा हो गया। अभी हमें क्या करना है, पहली चीज़ तो यहाँ पे वेट का रिडक्शन हुआ। कैसे? हमें जो नॉर्मल स्पैनर्स थे, भाई एक नॉर्मल स्पैनर है जिसके दोनों साइड में डबल एंडेड स्पैनर है और उसमें दो साइजेस के नट हम लोग ले सकते हैं उसके अंदर। बट अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपके पास में एक ही सॉकेट, एक ही हैंडल है, एक ही पूरा रैचेट है, उसके अंदर मल्टीपल सॉकेट्स आप लगा के डिफरेंट साइज के नट्स को हैंडल कर सकते हो, टेक केयर कर सकते हो। तो स्पेस बचेगा, बार बार अलग अलग रेंचेस चेंज करने की झंझट बचेगी। आपको सिंपली सॉकेट निकालना है, सॉकेट डालना है और सीधा काम करना है नट बोल्ट के ऊपर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है। और दूसरा फ़ायदा अगर किसी ने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, ये जो चीज़ है ना, ये गाइस, ये जो एनविल है, मज़ेदार बात ये है कि सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में घूमता है, जिस डायरेक्शन में एंगेज करके रखा हुआ है। सो लेट्स सपोज अगर मैंने इसको लेफ्ट साइड में एंगेज करके रखा हुआ है तो लेफ्ट साइड में घूमेगा, अगर राइट साइड में एंगेज करके रखा हुआ है तो राइट साइड में घूमेगा। लेकिन अगर मैं उसको ऑपोजिट घुमाने की कोशिश करूँगा तो ये नट को टाइट नहीं करने वाला। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कोई एक नट है, मैं स्क्वायर नट बना देता हूँ क्योंकि इधर पे लेट्स सपोज ये स्क्वायर नट है, इसको इसके ऊपर रख दिया मैंने। अभी मैंने मैकेनिज्म इसका एंगेज कर दिया है। एंगेज इस तरीके से किया है कि मुझे इस नट को टाइट करना था, इस डायरेक्शन में इसको घुमाना है रैचेट को। तो जब मैं इस डायरेक्शन में इसको घुमाऊंगा तब ये एनविल घूमेगा नहीं, एकदम फिक्स हो चुका है, एनविल एकदम फिक्स हो चुका है। बट जैसे ही मैं रैचेट को लेफ्ट साइड में घुमाने की कोशिश करूंगा, ये एनविल के साथ घूमेगा, एनविल के साथ घूमेगा। राइट साइड में घुमाऊंगा तो नट को एंगेज करके रखेगा, उसको पकड़ के रखेगा, नट को भी घुमाएगा। लेकिन जैसे लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो नट को फ्री छोड़ देगा और अपने आप खुद ही सिर्फ हैंडल घूमेगा, नट को कुछ असर होने वाला नहीं है इसके अंदर। सो ये मज़ेदार चीज़ है। अब इसका फ़ायदा देखो क्या हुआ है अपने को गाइस। फ़ायदा इसका ये हुआ है कि अपने पास जो ओपन एंडेड रेंचेस होते थे, ओपन एंडेड एक बना देता हूँ मैं, जो ओपन एंडेड रेंचेस होते थे गाइस, इनको यूज़ करने के लिए हमें बार बार इन रेंचेस को नट से या बोल्ट से उठाना पड़ेगा, वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे लाना पड़ेगा और उसके बाद फिर से घुमाना पड़ेगा, फिर से उठाओ, फिर से वापस इनिशियल पोजीशन पे लाओ, फिर घुमाओ, जब तक ये नट टाइट नहीं हो जाता। ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है रेंचेस, ये वाली टाइप की रेंचेस ने, रैचेट रेंचेस या फिर टॉर्क रेंचेस ने। आपको सिंपली नट के ऊपर ये सॉकेट लगा देना है, ये सॉकेट लगा दोगे, रैचेट को घुमाते जाओ, बस ऐसे बैक एंड फोर्थ घुमाते जाओ, लेफ्ट राइट करते जाओ। और आप देखोगे मज़ेदार बात ये कि नट सिर्फ टाइट ही हो रहा होगा, जब आप बैक घुमाओगे तो नट खुलेगा नहीं बिल्कुल भी। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था जिसको रैचेट ने सॉल्व कर दिया। ये नोटिस किया था वीडियो में किसी ने? हाँ, गुड, जिसने नोटिस किया था बहुत ही अच्छी बात है।
क्योंकि ये चीज़ इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टूल है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है एविएशन इंडस्ट्री में। हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो इसका फ़ायदा ये था। तो मोस्टली तो आपको ये वाला टूल मिल जाएगा, बट लेट्स सपोज अगर आपके पास ये वाला टूल नहीं होता है, उसकी जगह पे फिर आपको पुराने वाले टूल्स पे जाना पड़ेगा। जो पुराने वाले टूल्स हैं अपने, उनको यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। देखो यहाँ पे एक ये जो लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ ना, माउस रुक गया मेरा, ये जो लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये एक्सटेंशन है। ये एक सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है। इसका ये वाला स्क्वायर पोर्शन है ना, ये वाला स्क्वायर पोर्शन इसके अंदर जाएगा, इधर पे एनविल के अंदर जाएगा, और उसके बाद में यहाँ से फिर आप फर्दर सॉकेट को अटैच करोगे। सो आपको इतना डिस्टेंस मिल गया एक्स्ट्रा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपको मिल गया। मैं सारे एनोटेशंस हटा देता हूँ, सिर्फ डिस्टेंस वाला लगाता हूँ। सो आपको इतना पर्टिकुलर डिस्टेंस का फ़ायदा हो चुका है। ये चीज़ का डिस्टेंस का फ़ायदा मतलब क्या हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज अपने पास में एक नट था जो कि इधर है। अभी जैसे ही आप सॉकेट लगाओगे तो सॉकेट इस नट के ऊपर लगाओगे। लेट्स सपोज सॉकेट इधर आया, उसके ऊपर एनविल आ गया और हैंडल अपना यहाँ पहुँच गया। ये हैंडल है उसका। आप रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो, बट हुआ क्या, पूरा रोटेट करने की बजाय यहाँ पे आपको सरफेस पे कोई एक सरफेस था जो कि बार बार हैंडल से टच हो रहा है। तो वो चीज़ आप नहीं चाहोगे। इसके लिए आप क्या काम करोगे, सेम नट वही रहेगा, जो नट या बोल्ट है जो भी आपका, उसके ऊपर ये वाला एक्सटेंशन लगाओगे। पहले सॉकेट लगाओगे यहाँ पे, ये सॉकेट लगाया आपने, सॉकेट के बाद में आपने ये एक्सटेंशन लगाया, और फिर एक्सटेंशन के बाद में आपने ये रैचेट लगा दिया, ये रैचेट यहाँ पे। तो अब सरफेस आपका इधर ही है। अब आप आराम से इस हैंडल को रोटेट कर सकते हो विदाउट टचिंग द सरफेस। लेवरेज मिल जाएगा। वेरी गुड प्रवीण, बहुत बढ़िया। टी सॉकेट का काम करेगा, बोल सकते हो। ऑफसेट रेंज के जैसे काम करेगा, ये भी बोल सकते हो। मतलब अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाएगा नट को रोटेट करने के लिए। ये कब हुआ था, ये लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा। अभी जब हम लोग दूसरे वाले रेंज का यूज़ देख रहे थे, तब हमने इसको देखा, नोटिस किया कि वो एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा था। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा था, जहाँ पे भी सरफेसेस को टच होता है हैंडल और इजीली आप रोटेट नहीं कर सकते, तो आप एक्सटेंशन लो, सॉकेट लगाओ और उसके बाद में रैचेट लगा के काम करना शुरू कर दो। ये चीज़ थी। अच्छा, ये जो अपना टूल है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रैचेट रेंच, बट जो लास्ट वीडियो में हमने देखा उसको बोलते हैं टॉर्क रेंच। गाइज वो वाला कंसेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ कि उसको टॉर्क रेंच क्यों बोला जाता है। अच्छा, ये इसके एक्सटेंशन है गाइज, यहाँ पे देखो, इधर पे ये बड़े वाले ये जो है, ये वाले सब एक्सटेंशन है, डिफरेंट लेंथ है, डिफरेंट साइज़ है, ये एक्सटेंशन है, ये वाले, ये सारे ये वाले। सिमिलरली ये भी एक एक्सटेंशन है गाइज। इसका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा, बहुत ही अच्छा यूज़ है। इस वाले कंपोनेंट का नाम मैं भूल गया हूँ, बट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको हम लोग एज अ स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोगों के पास में कोई एक एक्सटेंशन है जिसके आगे स्क्रू ड्राइवर या स्क्रू बिट लगा सकते हैं, ड्रिल स्क्रू बिट लगा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये टूल अपने पास अवेलेबल है, दिखाऊंगा मैं आपको। इसका नाम मुझे अभी मैं भूल गया हूँ, दिमाग से निकल गया है, बट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये टूल। ट्रक चलाने वाले के पास होता है, हाँ उनके पास होगा ही। ये वाला टूल मोस्टली हमें वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर कि जो स्क्रूज़ है थोड़े से ज़्यादा टाइट हो रखे हैं या उनको निकालना मुश्किल है। तो ज़्यादा फोर्स अगर आपको लगाना है, जो नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से आपके स्क्रूज़ नहीं खुल सकते, तब आप इस वाले का यूज़ करोगे। बताऊंगा यार, इसका नाम भूल गया हूँ मैं। एनीवेज, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे है। कितने गया, ये वाला, ये वाला था ना वो रेंच। देखो ज़रा ध्यान से, जो सेकंड वाला रेंच हमने देखा था वो यही वाला रेंच था ना, टॉर्क रेंच जिसको बोलते हैं। हाँ, अब देखो इसका नाम टॉर्क रेंच क्यों पड़ा है, कैसे इस चीज़ का नाम टॉर्क आया। गाइस अगर आपको याद हो, हाँ ठीक है मैं बता देता हूँ, अगर आपको याद हो
टॉर्क को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एप्लीकेशन पॉइंट। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें टॉर्क की वैल्यू देता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक बीम है, ये बीम यानी कि कोई भी एक हैंडल समझ लो या कुछ भी, कोई भी एक चीज़ समझ लो यहाँ पर। सो लेट्स सपोज यहाँ पे हिंज पॉइंट यहाँ पे अपना यहाँ पे अटैच्ड है, ये पोर्शन यहाँ पे अटैच्ड है। तो अगर हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट से फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस जब मुझे पता चल गया, ये डिस्टेंस मुझे लेट्स सपोज ये 10 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है। गाइस माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, बट एनीवेज देख सकते हो आप। और यहाँ पे लेट्स सपोज हम लोगों ने छोटा सा कोई फोर्स लगा लिया, ऐसे 2 न्यूटन का फोर्स लगा लिया, ठीक है, ये लो 2 न्यूटन का फोर्स लगा लिया। एक काम करते हैं, सेंटीमीटर हटा देते हैं, मीटर में रखते हैं, तो सो दैट अपने को न्यूटन मीटर में यूनिट्स आ जाएंगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। सो एक मिनट, ज़रा डाउट मत लिखो अभी, पहले सुन लो ये बात। तो होगा क्या, टॉर्क जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा टॉर्क इज इक्वल टू जो भी फोर्स है अपने पास में, फोर्स मल्टीप्लाई करूंगा मैं जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स मेरा लग रहा है इस डायरेक्शन में, बट डिस्टेंस में ले रहा हूँ इस डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस के ये वाले एक्सेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू डी, ये टॉर्क है, ये टॉर्क है। तो यहाँ से इस रेंज का नाम पड़ा है टॉर्क रेंज। और देखो अब इसको रिलेट करके देखो, कोशिश करो रिलेट करने की। देखो ये वाला जो पोर्शन है एनविल वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो एनविल वाला पोर्शन है। यहाँ से आप किसी भी नट को टाइट करोगे या लूज करोगे, उसके बाद में ये हैंडल है, यहाँ से आप पकड़ोगे, तो आपको उसने बोल दिया कि आपको हैंडल को इतने पोर्शन में ही पकड़ना है, यानी कि आप फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में, यहाँ से भाई रोटेट करने के लिए तो फोर्स लगाओगे ही, तो आप फोर्स लगाओगे यहाँ से, ये आ गया अपना फोर्स, ये रहा यहाँ पे फोर्स आ गया। अब देखो मज़ेदार बात, ये रहा डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस की हमने बात कर रहा था, ये रहा वो डिस्टेंस, ये रहा, और इस पॉइंट पे आपने नट लगा के रखा हुआ है, यानी कि हिंज पॉइंट जिसको आप बोल रहे हो। सो ये डिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है, ये फोर्स आपके पास अवेलेबल है, आप रोटेट करोगे नट के ऊपर एक टॉर्क लगेगा। अब जो पर्टिकुलर नट होता है या बोल्ट होता है उसकी एक लिमिटेशन है बच्चों। लिमिटेशन का मतलब ये है कि मैं जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा नट के ऊपर स्ट्रेसेस बढ़ेंगे, स्ट्रेन बढ़ेगा, यानी कि उसको ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी। जैसे अगर आप किसी चीज़ को टाइट करने की कोशिश करोगे तो नट है या बोल्ट है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, नॉर्मल भाषा में या मोटे मोटे शब्दों में प्रेशर लग रहा है। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा नट के अंदर। मान लो आपने जितना वो नट स्ट्रेस झेल सकता था उससे ज़्यादा स्ट्रेस लगा दिया, तो होगा क्या, या तो कोई पार्ट टूटेगा या वो नट टूटेगा या बोल्ट टूटेगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ, एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि अपने किसी भी नट या बोल्ट के लिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टॉर्क लगना चाहिए उसके ऊपर, यानी कि वो कितना टॉर्क झेल सकता है उसकी एक लिमिटेशन है। और वो टॉर्क डिसाइड करेगा ये हैंडल, जो माइक्रोमीटर टाइप आपने अभी देखा वीडियो के अंदर, वो टॉर्क डिसाइड करेगा ये। सो इसको रोटेट करोगे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना टॉर्क लगना चाहिए, कितने पाउंड्स में फोर्स लगना चाहिए। आप नट को टाइट करने की कोशिश करो, जैसे ये नट है, स्क्वायर नट बता देता हूँ मैं। जैसे ये नट है, आपने इसके ऊपर हैंडल लगा दिया, रैचेट लगा दिया और आपने इसको रोटेट करने की कोशिश करी। रोटेट करा आपने इधर से इस डायरेक्शन में टाइट करने के लिए, रोटेट करा, तब तक आपको रोटेट करना है जब तक आपको एक क्लिक की आवाज़ नहीं आ जाती है। एक सिंगल क्लिक आएगा, स्टॉप कर दो। सिंगल क्लिक का मतलब है कि आपका जो नट है वो जितना फोर्स उसको लगना चाहिए उतना फोर्स लग गया है, उसके ऊपर अब फोर्स लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है, वो अच्छे से टाइट हो चुका है। ये सिंगल क्लिक का मतलब है। अब बताओ भाई, अब किसको डाउट है इसके अंदर? आई होप मैंने ये अच्छे से बता दिया है कि टॉर्क रेंज का नाम टॉर्क क्यों पड़ा है, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, और किस तरीके से सॉकेट्स को चेंज करना है, किस तरीके से आपको टॉर्क की वैल्यू सेट करनी है, वो यहाँ से इसको रोटेट करके, जैसे माइक्रोमीटर में रोटेट करते हो वैसे ही ये वाला टॉर्क रेंज है। अब बताओ बच्चों, अब इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
बाकी बहुत ही मज़ेदार टूल है गाइस, बहुत मज़ेदार टूल है, बहुत मज़ा आता है इसमें। जब ये लैच की आवाज़ आती है ना, इसमें से क्लिक की आवाज़ आती है, बड़ी मतलब अच्छी खुशी होती है एक। हाँ आदित्य ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है बताओ। सुरेश, सुकून मिलता है, हाँ सुकून मिलता है। अरे बहुत बहुत हेल्प करता है ये टूल, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सीरियसली गाइस, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस टूल से। मतलब एक टाइम के बाद तो आप सोचोगे कि आपको रेंच यूज़ ही नहीं करने हैं, नॉर्मल रेंचेस यूज़ ही नहीं करने हैं, आप फटाफट ये रैचेट पकड़ोगे, सॉकेट लगाओगे और अपना काम शुरू कर दोगे। हाँ प्रैक्टिकल करने में तो और अच्छे से पता चलेगा। सर ये टू रेंज अच्छे लगे मुझे, सबको ही अच्छे लगते हैं, काम इजी करता है, बहुत बढ़िया प्रवीण, बहुत ज़्यादा इजी कर देता है ये काम, बहुत ही मज़ेदार टूल है ये। सो अब देख लेते हैं इसके ऊपर में लिखा क्या है। हालांकि सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है, क्या क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है, जो चीज़ हमसे मिस हो गई है, जो पॉइंट अपने से मिस हो गया। मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, देखते क्या लिखा हुआ है। द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म इज द रैचेटिंग सॉकेट रेंच, ऑफनली कॉल्ड a ratchet. A ratchet incorporates a reversible ratcheting mechanism which allows the user to pivot the tool back and forth to turn its socket instead of removing and repositioning a wrench to do so. So ये भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रीपोजिशनिंग रेंच का मतलब है बार बार रेंच को उठाओ, जो नॉर्मल रेंचेस होती हैं, ओपन एंडेड रेंचेस या जो भी रेंचेस होते थे, क्लोज्ड एंड रेंचेस, उसको बार बार उठाओ, फिर से इनिशियल पोजीशन पे लगाओ, फिर घुमाओ, फिर उठाओ, फिर ऐसे करके वो ये रीपोजिशनिंग वाली प्रॉब्लम को इसने पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। सो आपको सिंपल सॉकेट को एनी टाइम लगा के ही रखना है, बस रैचेट के ये हैंडल को घुमाते रहो जब तक आपका नट टाइट नहीं हो जाता। देखेंगे एक बार यूज़ करेंगे तो बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जाते हैं हम लोग क्रोफुट रेंच की तरफ। देखो इसका नाम क्रोफुट इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बताओ फटाफट, कंप्लीट द सेंटेंस। इसका नाम क्रोफुट कैसे पड़ा होगा? कोई भी क्लास के बच्चे का नाम नहीं लेगा, सिर्फ इतना नॉर्मल सी बात बताएगा। हाँ गुड, ठीक है प्रवीण, गुड, वेरी गुड। एक तो मुझे प्रवीण का जो प्रेजेंटेशन था ना बहुत बढ़िया लगा था, बहुत बेस्ट प्रेजेंटेशन था प्रवीण का यार, मज़ा आ गया था। हाँ वेरी गुड, क्रो के लेग के जैसा है, ठीक है क्रो के फुट के जैसा है, इसीलिए इसको हम लोग क्रो फुट रेंच बोलते हैं। ये देखो ठीक है, देख लो बस अभी शांति। नहीं अभिषेक ऐसा भी नहीं है। चलो देखते हैं। क्रो फुट रेंच एक्चुअली में क्रो के फुट के जैसा है ये, इसका शेप ऐसा है। देखो यहाँ से आपको इतना, एक तो पर्टिकुलर इतने वाले डिस्टेंस का आपको लेवरेज मिल गया। देखो गाइस सारे एनोटेशन हटा देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ इसको। एक तो आपको यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इतना लेवरेज मिल गया आपको, यानी कि एक्सटेंशन है इस वाली जगह पे। देखो ये चीज़ है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या है, आपको यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस का भी लेवरेज मिला हुआ है, ये डिस्टेंस का भी लेवरेज मिला हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको ये यूज़ कहाँ पे होगा। मान लो कोई एक नट था जो कि लगा हुआ है इधर, ऐसे एक नट लगा हुआ है, लेट्स सपोज ऐसे करके। कैसे समझाऊँ, एनोटेशन हटाने पड़ेंगे। कैसे समझाऊँ बाबा, ठीक है गाइस देख लो, मैं टॉप पोर्शन दिखा रहा हूँ किसी भी नट का, और मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छे से पढ़ा है तो मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो एनीवेज देखते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज ये एक नट है, और नट के जस्ट इतने ये वाले पोर्शन से, टॉप पोर्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको गाइस, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है ऊपर की तरफ में, ये ऐसे करके नट है नीचे की तरफ, नीचे भी एक प्लेटफॉर्म है, ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अटैच्ड है नट। उसके बाद में ऊपर में यहाँ से एक नट के जस्ट साइड से एक प्लेटफॉर्म आ रहा है। इसका मतलब आपको पता है कैसा दिखेगा ये रही नट, साइड पोर्शन दिखा रहा हूँ मैं इसका। ये रहा उसका पहला वाला सरफेस, और ये दूसरा सरफेस यहाँ पे ऐसे करके, ये वाला, ये दूसरा सरफेस यहाँ से जा रहा है। सो गाइस जब आप नॉर्मल रेंच को यूज़ करोगे या कोई भी रेंच को यूज़ करोगे, तब क्या होगा, यहाँ पे वो फंस जाएगा, प्रॉपरली वो एंगेज ही नहीं होगा, प्रॉपरली वो रैचेट या फिर सॉकेट एंगेज नहीं होगा, क्योंकि आपको ये स्पेस कम है। ये स्पेस ज़्यादा होता तब आप इस नट के अंदर कोई भी सॉकेट लगा सकते थे, बट अभी वो होगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें ओपन एंडेड
रेंच का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल वाले रेंचेस थे, या फिर आप क्रोफुट रेंचेस का यूज़ कर सकते हो। तो होगा क्या, यहाँ से आपको सिंपली यहाँ पे ये क्रोफुट का ये जो पोर्शन है, रेंच वाला पोर्शन, ये आप लगाओगे यहाँ पे, और ये रहा आपका हैंडल, ये लो, ये रहा आपका हैंडल यहाँ से। अब आप इजीली रोटेट कर सकते हो इसको, अच्छे से प्रॉपरली काम कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि नॉर्मल रेंचेस या फिर अपने रैचेट रेंचेस काम नहीं आ सकते, वहाँ पे हम लोग ये क्रोफुट रेंच का यूज़ करेंगे। आया समझ में ये क्रोफुट रेंच का यूज़, और किस लोकेशन पे यूज़ करना है ये? डाउट है तो बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, लास्ट अटेंडेंस भी हो गई गाइस, लास्ट अटेंडेंस भी हो गई है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे गाइस, और तब ये रेंच भी ख़त्म हो जाएगा। सर क्रोफुट रेंच परपेंडिकुलर से पैरेलल होता है, मुझे अवनीश एक तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। ठीक है, थैंक यू गाइस, और ये वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ पे भी देख सकते हो इस वीडियो को। संस्कृति लिंक ले लेना वहाँ से, और अगर सर को सेंड करना हो तो लिंक सेंड कर देना। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू।